शकील बोला, ए मुश्ताक भाई, जब तक तेरे पत्थर चलेंगे तब तक मेरे पैर चलेंगे। आज मैं तुम कुत्तों के सामने नाच के दिखाऊंगा। अभी इन्होंने जो भुकाल मचाया तो G20 बस होने ही वाला है। जब तक G20 होगा तब तक सोनपरी, न्यूज क्लिक वाली, क्रांतिकारी वाजपेयी, किल्विश कुमार इत्यादि 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 इस मुद्दे को जीवित रखेंगे। कमाल की बात थी कि हरियाणा के विधानसभा में विधायक एक आदमी की प्याज सी फोड़ने की बात कर रहा था और हरियाणा का विधानसभा ये सोचकर चुप बैठा था कि चलो अखरोट फोड़ने की बात तो नहीं हो रही है ना। अब्दुल से गफूर तक, पंचर बनाने वाले झुम्मन से लेकर ओयो रूम चलाने वाले अकबर तक फेसबुक, ट्विटर पर सब प्याज फोड़ने की बात बोल रहे थे। एक साला पाकिस्तानी चैनल है, एहसान मेवाती पाकिस्तानी के नाम से, उस तक को बता था कि भारत के मेवात में कुछ होने वाला है। वो वहां बैठा बैठा कमेंट्री कर रहा था और ये कह रहा था कि ये कर देना, वो कर देना, पर हमारी इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं है। वाह। एक हिंदू भीड़, मुसलमानों का इलाका, पतली सकड़ी गलियां, सुरक्षा के नाम पर 10-5 पुलिस वाले, भगवा झंडे। ये तो डीजे बजाने से लेकर जय श्री राम बोलने तक को उकसाऊ मानकर रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा में चलने वाले पुरुषों पर पत्थरबाजी और आगजनी करते हैं, बम फेंकते हैं। फिर ये तो पूरी लंबी यात्रा जिसमें पुरुष ही नहीं, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। परफेक्ट सिचुएशन था जिसमें सबसे अधिक डैमेज किया जा सकता था। पर ऐसे दंगों में रेप या महिलाओं से बदतमीजी कोई नई बात नहीं है। ये तो मुगल काल से ऐसा करते आ रहे हैं। कौन सी ऐसी लड़ाई है जो मुगलों ने जीती हो और उसके बाद उस एरिया की महिलाएं सुरक्षित रही हों? भाई साहब, इसे ना मर्दानगी नहीं, नपुंसकता कहा जाता है। ठीक है। अजीत अंजुम समेत कई लोग एक दो ऐसी मनोहर कहानियां ले आएंगे जिसमें कोई अनीश किसी रविंद्र या अन्य हिंदू को दंगाइयों से पनाह देता दिख जाता है। हालांकि कोई यह नहीं पूछता कि अनीश ने हिंदुओं को पनाह किससे दी। हम भटक जाते हैं और उन्हें इस बात पर घेरने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि योजना किसने बनाई थी। मुसलमानों ने। योजना के लिए सिलेंडर, पत्थर, एसिड और बंदूकें किसने इकट्ठा की? मुसलमानों ने। आगजनी, पत्थरबाजी और गोली चलाने वाले कौन थे? मुसलमान। फिर अपराधी कौन हुआ? अजी हिंदू। क्योंकि सोनिया गांधी भले ही कम्युनल वायलेंस बिल नहीं ला पाई, पर नैरेटिव के युद्ध में वह कानून पूरी तरह से लागू है। जी हां, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं AKTK और भारद्वाज ब्रदर्स चैनल से गर्वित भारद्वाज जी। ऐसे ही और भी लोग अब जुड़ेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे और आपके स्क्रीन पर दस्तक देते रहेंगे। इसलिए लाइक कीजिए, चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आइए आरंभ करते हैं। हाल ही में आरफा ने एक ट्वीट किया कि उसने अपने जीवन में सबसे बुरी तरह की हिंसा आदि को कवर किया है, परंतु सत्ता की बर्बरता और हरियाणा के मुसलमानों के जीवन की बर्बादी नाकाबिले बर्दाश्त है जो अभी चल रही है। फिर उन्होंने 3 ऐसे शब्द लिखे जो उनके किसी भी मदरसा छाप फॉलोअर के पल्ले नहीं पड़े होंगे। बात यह है कि मैं इस ट्वीट की बात कर क्यों रहा हूँ। आरफा फोटोशॉप शेरवानी तो टाइम और स्पेस में वलय उत्पन्न कर देती है, तो इस घटना में क्यों नहीं करेंगी? आप सोचिए कि हाल ही में दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे भी हुए थे जिसमें 53 शव गिरे, 37 मुसलमान थे, उनमें 2400 लोगों पर पुलिस केस चल रहे हैं। पर मेवात के एक मुसलमान की हत्या पर यह कह रही है कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, इतनी बर्बरता कभी हुई ही नहीं। वह ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि इन लिब्रांडुओं के लिए हर ऐसी त्रासदी नैरेटिव वॉर में सबसे विकट दिखनी चाहिए। इन्हें अभिषेक, प्रदीप, गुरसेवक, शक्ति सैनी या नीरज खान की हत्याएं नहीं दिखी। उसे दिखा तो अवैध अतिक्रमणकारियों और UN सत्यापित रोहिंग्या शरणार्थियों या यूं कहे कि आतंकियों की झोपड़ियों पे चलते बुलडोजर, क्योंकि वो इसकी कौम के हैं। यही नहीं, चाहे जुबैर हो, सायमा हो, रवीश हो, राजदीप हो, आप देख सकते हैं कि इन सब के पोस्टों में एक रूपता है। यह नया नहीं है, हमें दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में भी यही दिखा था, हमें बेंगलोर के DJ हल्ली के भी दंगों में यही दिखा था और हमें गोधरा में भी यही दिखा। ट्रेन में आग लगाकर 59 बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की नृशंस हत्या के बाद भी पूरा अपराध हिंदुओं के ही सर पर किसने डाला? दिल्ली दंगों की पूरी तैयारी में उमर खालिद, खालिद शैफी, शर्जील इमाम से लेकर ताहिर हुसैन तक शामिल थे, जिनमें से कईयों के साथ इन तथाकथित पत्रकारों के फोटो हैं हंसते हुए। हम सब ने देखा कि योजना बनाकर कंस्ट्रक्शन के बहाने ईंट पत्थर मंगवाए गए,
कारों की टंकी खाली कर पेट्रोल बम बनवाए गए, छतों से हिंदू के विवाह आयोजन पर टाइलें फेंकी गई, जामिया नगर में सीएनजी के बसों को आग लगाई गई, पर अपराधी हिंदुओं को बनाने की पूरी चेष्टा होती रही। पूरा तंत्र इसमें एक रूपता से लग गया। और यही नहीं अजीत भाई। अरे राम राम गर्वित भाई। राम राम अजीत भाई, राम राम। मैं तो कह रहा था कि इतना ही नहीं, ये नंगा नाच इनका हर बार का है। देश में कुछ बड़ा होने वाला हो, कोई बड़ा आदमी आने वाला हो, इनके अंदर का हीरा मंडी में नाचने का शौक उमड़ उमड़ कर बाहर निकल जाता है। शकील बोला, ए मुश्ताक भाई, जब तक तेरे पत्थर चलेंगे तब तक मेरे पैर चलेंगे। आज मैं तुम कुत्तों के सामने नाच के दिखाऊंगा। अभी इन्होंने जो भोकाल मचाया तो G20 बस होने ही वाला है। जब तक G20 होगा तब तक सोनपरी, न्यूज क्लिक वाली, क्रांतिकारी वाजपेयी, किल्विश कुमार इत्यादि 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 इस मुद्दे को जीवित रखेंगे। इस सबसे पहले दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, तब ट्रंप आया था, तब इन्होंने बढ़िया वाला मुद्रा किया था। उससे पहले 2015 में ओबामा आया था, तब ओबामा के आने से कुछ ही दिन पहले इन्होंने चर्चों पर हमले की खबरें छापनी शुरू कर दी थी और दिखाया कैसे माइनॉरिटी खतरे में है। ओबामा भारत में आके भारत को ज्ञान मिल गया। फिर ओबामा के जाने के बाद उन चर्चों पे हमले को इन्वेस्टिगेट किया गया। पता चला एक चर्च पे एक शराबी ने पत्थर मार दिया था, दूसरे चर्च पे छोटे बच्चों की बॉल लग गई थी, तीसरे चर्च में शॉर्ट सर्किट हो गया था। बताओ अब चर्च में बिजली का तार सही क्यों नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भी हिंदू ले। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी तैयारी दूरदर्शिता से भरी हुई होती है। हम नहीं जानते कि फरवरी में नासिर और जुनैद को किसने मारा, पर रवीश से लेकर जुबैर तक ने यह निर्णय दे दिया था कि मोनू मानेसर के ही कारण यह हत्याएं हुई थी। नूह और मेवात के 31 जुलाई के दंगों की आधारशिला 15 फरवरी के ही बाद रख दी गई थी। दंगाई मजहबी उन्मादी भीड़ और उनको उकसाने वाले नेता जिस ट्रिगर की तलाश में थे, नासिर और जुनैद की हत्या ने उन्हें वह कारण दे दिया। यहाँ यह भी बताना उचित है कि कुछ कौमें और विचारधाराएं ऐसी भी हैं जो नैरेटिव जीतने के लिए या बड़े युद्ध छेड़ने के लिए अपनों को भी शहीद बनाने से नहीं चूकती। वामपंथियों ने ऐसे पैंतरे लंबे समय से अपनाए हैं कि अपनों की ही हत्या कर, उन्हें अपने ही घर पर बम गिराकर किसी और को उसका अपराधी बताकर हमला बोला जाए। जो भी हो, फरवरी से ही नूह और मेवात के दंगाई उस यात्रा पर टकटकी लगाए बैठे थे जो पिछले 3 वर्षों से सावन के महीने में होती चली आ रही थी। फरवरी के बाद ही इनके विधायक ने विधानसभा में मोनू मानेसर को खुलेआम धमकी दी थी कि यदि वो मेवात की तरफ से आया तो उसे प्याज की तरह फोड़ देगा। इस प्याज फोड़ने की बात को आप सोशल मीडिया पर मेवाती दंगाइयों के पोस्टों में भी पढ़ सकते हैं। कमाल की बात थी कि हरियाणा के विधानसभा में विधायक एक आदमी की प्याज सी फोड़ने की बात कर रहा था और हरियाणा का विधानसभा ये सोचकर चुप बैठा था कि चलो अखरोट फोड़ने की बात तो नहीं हो रही है ना। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विधायक जी ने तो प्याज फोड़ने की बात कही, पर यह बात केवल विधायक जी ने नहीं कही। अब्दुल से गफूर तक, पंचर बनाने वाले झुम्मन से लेकर ओयो रूम चलाने वाले अकबर तक फेसबुक, ट्विटर पर सब प्याज फोड़ने की बात बोल रहे थे। मेवात में प्याज फोड़ने वाला डायलॉग पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला हो गया था। 4.25 किलो का मुख्तार भी यही बोल रहा था। बताओ। पर अगर आपको लग रहा है कि ये तो डायलॉग इतना बढ़िया था कि फेमस होना ही था, तो नहीं। गौमूत्र वाला जाइब आपने सुना ही होगा। ये जाइब जुबैर से लेकर पुलवामा के टेररिस्ट आदिल अहमद दार तक सब विदाउट फेल मारते हैं। लॉ मेकर हो या लव डे का फैक्ट चेकर, सब एक जैसे हैं। और हर जगह जहां जहां दंगे हुए आपको एक पैटर्न दिखेगा। पहले से ही छतों के ऊपर पत्थर, पेट्रोल बम पहुंच जाते हैं। कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कश्मीर से लेकर आज तक कोई दंगा उठा लो, ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। पर इनसे कह दो कि भाई थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा ढंग का काम धंधा कर लो, तो ऐसी बातें इनके कान से टकराकर कान से मिलते जुलते एक शब्द में चली जाती हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट तो 29-30 जुलाई को आए थे, पर विधायक का बयान बजट सत्र में था जो फरवरी में ही हुआ था। शब्दावली वही है, योजना बन रही थी, विधायक का खुला समर्थन था। जब विधायक ही किसी की हत्या की बातें करे तो छुटपैये दंगाई पीछे क्यों रहेंगे। फिर जलाभिषेक यात्रा की घोषणा हुई। मोनू मानेसर ने वीडियो में हिंदुओं से यात्रा में सम्मिलित होने की अपील की। यहाँ यात्रा की घोषणा हुई और एक पूरा दंगा तंत्र तैयारी में जुट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहीन बाग तैयार था और उसकी सभाओं के बीच उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार की योजना बन रही थी। पत्थर जुटाए जा रहे थे, स्कूल की छत पर पेट्रोल बम और बड़े पत्थर फेंकने के लिए गुलेल लगाए जा रहे थे, गंगा जल के नाम से एसिड के भंडार बनाए जा रहे थे। व्हाट्सएप पर महिलाओं को बताया जा रहा था कि उन्हें कैसे छतों से एसिड के पाउच और पत्थर लेकर चलना है। इस बार भी वही सब चल रहा था।
ये ऑडियो सुनिए जहां एक दंगाई फोन पर बता रहा है कि कम से कम 20 हिंदू तो मारने ही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे भाई तुम नो बताओ, ये मेवात कहा इतने एक बुजदिलन किए क्या? कम से 100-200 आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से। कम से कम जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चोड़ी पहन रखी है मेवात ने। खुदा के बंदे नू सोचो, जो मेवात को गढ़ मानो जावे वहाँ में से ये लोग बच के चले जाऊँ। कम से भी कम एक आध 20 तो इनमें से एक बार दफन ना हो जाऊँ जब तक कि कमेटी निचावली ना बैठे। इस बार भी छतों पर पत्थर थे, महिलाओं को तैयार रखा गया था और नई बात यह थी कि इस बार स्वचालित आधुनिक बंदूकों के सहारे योजनाबद्ध तरीके से मंदिर के तीनों तरफ से पहाड़ियों से पोजीशन लेकर फायरिंग की तैयारी थी। मोनू मानेसर ना तो यात्रा में आया, ना ही उसने ऐसी सूचना दी थी कि वो आएगा, पर 21 से 23 जुलाई तक उसके नाम की आड़ में हिंदुओं के नरसंहार के लिए मेवाती मुसलमानों के विषैले पोस्ट, वीडियो और पुलिस तक को खुली धमकी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। सोशल मीडिया पर चीजें वायरल थी पूरे मेवात के लोगों को जो इधर उधर के जिलों में काम करते हैं। उन्हें फेसबुक ट्विटर के थ्रू बुलाया जा रहा था। दुनिया व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ग्रुप बनाकर ये काम चोरी चुपके करती है, पर ये तो हरियाणा था, यहाँ प्राण जाए पर चौड़ ना जाए वाली बातें चलती हैं। इन्होंने कहा चलो खुल्लम खुल्ला ही कत्ल करेंगे हम दोनों। साला सिलेंडर सड़क पे रख के वीडियो बना के फेसबुक पे डाल के चर्चा हो रही थी कि यात्रा आएंगे तो फोड़ेंगे। जब अटैक हुआ तो उसका भी सीधा प्रसारण कर दिया गया, पर पुलिस का, खट्टर ताऊ का और विज ताऊ का कहना है हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये आधिकारिक बयान है इन लोगों का। इंटेलिजेंस को कोई खबर ही नहीं थी कि मतलब जो खबर सबको पता थी वो इंटेलिजेंस को नहीं पता थी, और इसलिए 10-12 पुलिस वाले भेज दिए गए, जाओ 80-90% मुस्लिम एरिया में जाओ और यात्रा करा लाओ। कई लोग कह रहे थे कि ये यात्रा पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हो रही थी, तो बस इसी बार दंगे क्यों हुए। तो शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि हर साल आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स की गुज्जर कम्युनिटी जो थी वो इस यात्रा को संरक्षण देती थी। इस बार पुलिस ने कहा हम भूकाल मचाएंगे। इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस है तो भाई साहब छोड़ क्यों नहीं देते ये काम है? किसी ढंग के बंदे को ले आओ जो ढंग से कर सके, नहीं तो कल पाकिस्तानी यहाँ चाहे फेसबुक पे बता के आए कल मैं हरियाणा में बम फोड़ने जा रहा हूँ, तुम तो अपना चैन से बैठे रहोगे। तुम्हारे बच्चे साला तुमसे पूछते नहीं है पापा जब मैं फेल होता हूं तब बहुत मारते हो, अब चलो छोड़ो। एक साला पाकिस्तानी चैनल है एहसान मेवाती पाकिस्तानी के नाम से, उस तक को बता था कि भारत के मेवात में कुछ होने वाला है। वो वहां बैठा बैठा कमेंट्री कर रहा था और ये कह रहा था कि ये कर देना वो कर देना, पर हमारी इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं है। वाह, आईएसआई हमेशा से भारत में अपना फन फैलाई बैठी हुई है। कश्मीर, खालिस्तान या इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट या भारत में बढ़ती इंसर्जेंसी, इस सब में कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ रहा है। मेवात में उनका हाथ था या नहीं, ये इंटेलिजेंस को पता लगाना चाहिए। वो नहीं किया भाई साहब, ये तो कर लो है नहीं। और इंटेलिजेंस को तो और अधिक सतर्क इसलिए भी हो जाना चाहिए था क्योंकि जस्ट एक सप्ताह पहले सेकूल खान जो कि साइबर क्राइम में पकड़ा गया था वो पुलिस कस्टडी में मर गया था, और उसके बाद पूरे मेवात में पुलिस के प्रति आक्रोश था। पुलिस वालों को मारने तक की बात खुले मन से हो रही थी। और ये केवल इसलिए नहीं था कि एक सेकूल खान मर गया, ये इसलिए भी था क्योंकि मेवात गढ़ है साइबर क्राइम का। यहाँ पर साइबर फ्रॉड कैसे करें इसके स्कूल खोले जाते हैं भाई साहब। 7 दिन का क्रैश कोर्स नॉर्मल साइबर फ्रॉड का, 3 महीने का कोर्स सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप का। मोदी जी ने कहा था स्किल इंडिया होना चाहिए, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पूरे देश में 28,000 लोग इन्होंने ठग लिए हैं। पिछले कुछ महीनों में 100 करोड़ की ठगी हुई है। अब पुलिस इस बिजनेस पर नकेल कसेगी, लोगों को पकड़ेगी तो दंगे तो होंगे ही ना भाई साहब हैं। अब देखो, दंगों में इन्होंने कोई पुलिस स्टेशन नहीं जलाया, जलाया तो कौन सा, साइबर क्राइम वाला। वहां से क्या प्याज मिल रहा था इन्हें। साइबर क्राइम के अलावा बीफ एक दूसरा बड़ा बिजनेस है मेवात में। 90 गांवों में बीफ का कारोबार है। हरियाणा में स्ट्रिक्ट लॉ है बीफ के अगेंस्ट, पर पुलिस को तो ये रिश्वत देके बीफ का काम कर लेते हैं। पर गौरक्षकों का क्या करें, उन्होंने इनकी नाक में नकेल डाल रखा है। गौ तस्करी का अथाह पैसा जो राजस्थान से दिल्ली तक मेवात को केंद्र बनाकर चलता रहा, मोनू मानेसर और बजरंग दल के सतत प्रयास से, उनके रत जगों से, उनके लंबे लंबे समय और दूरी तक चलने वाले छापों से अचानक से सूखता जा रहा था।
करोड़ों के अवैध व्यापार में नेता, गुंडे, कसाई से लेकर ड्राइवर तक का कमीशन होता है, जिस पर मोनू मानेसर और बजरंग दल के लड़कों ने ब्रेक लगा दिया था। उन्हें किसी भी तरह से चुनाव के माहौल में एक संदेश देना था। जलाभिषेक यात्रा इन्हीं मजहबी दंगाइयों के लिए सर्वोत्कृष्ट समय था। एक हिंदू भीड़, मुसलमानों का इलाका, पतली सकड़ी गलियां, सुरक्षा के नाम पर 10-5 पुलिस वाले, भगवा झंडे। ये तो डीजे बजाने से लेकर जय श्री राम बोलने तक को उकसाऊ मानकर रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा में चलने वाले पुरुषों पर पत्थरबाजी और आगजनी करते हैं, बम फेंकते हैं। फिर ये तो पूरी लंबी यात्रा जिसमें पुरुष ही नहीं, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। परफेक्ट सिचुएशन था जिसमें सबसे अधिक डैमेज किया जा सकता था। जब दंगा शुरू हुआ तो मेवातियों ने उसका फेसबुक लाइव किया। कैसे हिंदुओं की रैली पर पथराव हुआ, लोग बच के इधर उधर भागे और जैसे तैसे मंदिर में पहुंच गए। पीछे से इन्होंने उनकी गाड़ियां जला दी। उधर से मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जब किसी ने बनवाया होगा तो सोचा होगा वाह कितनी सुंदर जगह है। उसे क्या पता था वर्षों बाद यही मंदिर हजारों लोगों की जान बचाएगा। तीनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। पुलिस भी मंदिर में ही फंसी हुई थी। पर तीनों तरफ की फायरिंग को ना दिखाकर किसी अधिवक्ता की वीडियो को वायरल किया जाता है। देखो देखो हिंदू गोलियां चला रहे हैं। पुलिस अधिकारी ममता सिंह ने बयान दे दिया कि हजारों लोग मंदिर में फंसे हुए थे, उन्हें जैसे तैसे मंदिर से बचाकर लाया गया है। तीनों तरफ से गोलियां जल रही थी। नहीं तो मीडिया ने तो साबित कर दिया था कि मंदिर के आसपास कोई गोली चली ही नहीं। जो भी 2-4 गोलियां चली वो हिंदुओं ने ही चलाई हैं। कितनी कुत्ती मीडिया है भाई साहब लेफ्ट की। फिर जब ये लोग बाहर निकल कर आए तो इनके बयान वायरल हुए। इन्होंने बताया कितना बुरा हाल था, कैसे टॉयलेट का पानी पीकर अपनी जान बचाई इन लोगों ने। बच्चे जो दर्शन करने आए थे वो मंदिर में फंसे हुए थे, बिलख रहे थे और उनके ऊपर गोलियां चल रही थी। मोनू मानेसर से दिक्कत थी तो जाओ मानेसर जाओ, कितना दूर है भाई नूह से, लड़ लो जाके वहां पे। तुम सोच रहे हो कि चलो छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर पथराव कर देते हैं, गोलियां जला देते हैं। कई महिलाओं ने तो वहां पर रेप तक की बात की है, पर उसका खंडन पुलिस ने किया है। पर ऐसे दंगों में रेप या महिलाओं से बदतमीजी कोई नई बात नहीं है। ये तो मुगल काल से ऐसा करते आ रहे हैं। कौन सी ऐसी लड़ाई है जो मुगलों ने जीती हो और उसके बाद उस एरिया की महिलाएं सुरक्षित रही हों? भाई साहब इसे ना मर्दानगी नहीं नपुंसकता कहा जाता है, ठीक है। और कमाल की बात ये, जो लोग घायल हो गए उन्हें ढूंढते हुए साले हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जाके उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर घायलों को मारा। बताओ इससे घटिया क्या होगा? क्या ये कहीं से भी केवल एक व्यक्ति मोनू मानेसर पर खुंदक लग रही है? और वहां के जो लोकल्स थे जिनके साथ ये रोज उठते बैठते हैं, उनके बयान भी आए। उन्होंने कहा कि हमें मारने की धमकियां दी गई, हमारी माँ बहनों के साथ उल्टी सीधे हरकतें करने लग गए। उन्होंने ये भी बताया कि वो तो शोभा यात्रा के हिस्सा भी नहीं थे। कहाँ गया था भाई भाईचारा? अच्छा, चारा चरने गया होगा। आधिकारिक सूचना के आधार पर 6 लोगों की हत्या हुई, जिसमें पुलिस के 2 लोग गुरसेवक जी और नीरज जी थे। इनके अतिरिक्त अभिषेक थे, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने साथ की महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए आतंकियों से लड़ाई की और उसे नृशंसता से मार डाला गया। अभिषेक को पहले गोली मारी गई, फिर उसका गला रेता गया और इससे भी मन नहीं भरा तो पत्थर से उसे कुचल दिया गया। यही नृशंसता हमें दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के समय आईबी अफसर अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मारने में दिखी थी और दिलबर नेगी के हाथ पांव काटने के बाद जीवित आग में फेंकने में। यह नृशंसता इस्लामी आतंक में आईसिस से लेकर नूह तक एक समरूपता के साथ दिखती है। शक्ति सैनी को ऐसे ही अकारण मारा गया। नीरज और गुरसेवक को गोलियां और पत्थर लगे। इनके परिजनों की बातें सुनकर हृदय व्याकुलता और क्रोध से भर जाता है। प्रश्न यही उठता है कि क्या हिंदुओं का जीवन इतना सस्ता है कि इतनी बर्बरता के बाद भी ये मीडिया नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनते? फिर नैरेटिव का हिस्सा बनता कौन है? नैरेटिव का हिस्सा बनता है दाढ़ी वाला बूढ़ा मुसलमान जिसके 10,000 के तकिए और कंबल की दुकान में आग लग गई। जब अब्दुल हाथ में पेट्रोल बम लेकर हवा में फेंकेगा तो कौन सा ओलंपिक के गोला फेंक प्रतियोगियों की तरह सटीक होगा? वो तो हाथ से छूटते ही किसी बूढ़े मुसलमान की दुकान भी तो जला सकता है। पर राजदीप से लेकर अजीत अंजुम तक, जुबैर से लेकर सायमा तक यह दिखाने में लगे रहे कि दंगे में मरने वाले हिंदू पीड़ित नहीं हैं। वो युवक पीड़ित नहीं है जिसे गोली मारी गई, गला काटा गया, फिर पत्थर से कुचल दिया गया। यह तस्वीर आपको हर दंगे के बाद मिलेगी। गोधरा की सबसे भयावह तस्वीर कार सेवक हिंदुओं के वो काले जले हुए शव या साबरमती एक्सप्रेस का जलता हुआ डब्बा नहीं है।
बल्कि हाथ जोड़े एक डरे हुए मुसलमान की। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की तस्वीर में आपको अंकित शर्मा का हाथ, दिलवर नेगी का जला हुआ शव या रतन लाल को खींच कर ले जाते दंगाई नहीं है, बल्कि सर पकड़कर घिरा हुआ एक मुसलमान है जो कि वास्तव में हिंदुओं का दुकान लूटकर वहां से भागना चाह रहा था। अब देखो, भारत में अनेकों दंगे हुए, पर बॉलीवुड में कौन से दंगे पर सबसे अधिक फिल्में बनी? मतलब ये तो आई थिंक बताने की भी आवश्यकता नहीं कि 2002 के ही वो दंगे थे। और लगातार कई फिल्में बनी। मीडिया में कौन से दंगे पर सबसे अधिक चर्चा हुई, कई वर्षों तक हुई? वो भी 2002 ही था। जब ट्रेन जली तब कोई मीडिया रोश नहीं कर रहा था, पर जैसे ही हिंदुओं ने रिटेलिएट किया वैसे ही मीडिया शुरू हो गई और कई वर्षों तक चालू ही रही। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जब तक हिंदुओं पर दूसरा पक्ष भारी था तब तक रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। जैसे ही सर्व समाज महापंचायत हुई और हिंदुओं ने आत्मरक्षा करना शुरू किया, वैसे ही मुजफ्फरनगर मीडिया के डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया। मणिपुर को ही देख लो, शुरू में कुकी मैतियों पर भारी बढ़ रहे थे और मीराबाई चानू तक ने इस पर एक वीडियो बनाकर पीएम से अपील की थी कि लोगों को बचाएं, पर मीडिया ने इस मुद्दे को उस समय नहीं उठाया था। फिर थोड़े टाइम बाद मैती हिंदुओं ने रिटेलिएट किया और जैसे ही उनका रिटेलिएशन शुरू हुआ वैसे ही मीडिया मणिपुर पर चर्चा करने लग गया और पूरा ब्लेम जो है वो अब हिंदुओं पर है। और ऐसा ही कुछ मेवात में भी देखने को मिला। 2 एग्जाम्पल हैं इसके। एक अभिषेक चौहान जो कि निहत्ते ही जिहादियों से लड़ा और उसको मार दिया गया, फिर उसका गला भी उतार दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक हिंदू एडवोकेट जो कि पुलिस के सामने जिहादियों पर बंदूक चला रहा था खुद को बचाने के लिए, तो लेफ्ट ने क्या किया? पहला एग्जाम्पल सिरे से नकार दिया, उसके ऊपर बात ही नहीं की। दूसरे के लिए कहा देखो देखो गोलियां चला रहा है हिंदू। क्या करे, गोलियां ना चलाए, निहत्ता उनके सामने खड़ा हो जाए और बोले आ जाओ मान लो हम तो गांधी जी के बंदर हैं। बस एक वीडियो दिखा के जुबेर से लेके रवीश ने पूरा ये माहौल बनाया कि गलती तो सारी की सारी हिंदुओं की है। और ऊपर से फिर जामिया के स्टूडेंट्स खड़े हो गए प्लेकार्ड्स लेके, नूह में तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट पोग्रोम चलाया गया है। वाह भाई साहब। अजीत अंजुम समेत कई लोग 1-2 ऐसी मनोहर कहानियां ले आएंगे जिसमें कोई अनीश किसी रविंद्र या अन्य हिंदू को दंगाइयों से पनाह देता दिख जाता है। हालांकि कोई यह नहीं पूछता कि अनीश ने हिंदुओं को पनाह किससे दी। हिंदुओं को आखिर हिंदू तो मार नहीं रहे होंगे, तो अनीश या उसके मजहब के नाम का परचम लेकर अजीत अंजुम क्यों नाच रहा है? अब्दुल के हाथ में पेट्रोल बम है, अब्दुल के हाथ में पत्थर है, अब्दुल के हाथ में बंदूक है और भाग कर छुपते रविंद्र को अब्दुल के भाई ने अब्दुल से बचाया और क्रेडिट मजहब को दे दिया जाए कि कितना महान कार्य कर दिया गया। क्या यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि अनीश को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि अनीश के क्षेत्र के दंगाई शांति से अपना कार्य करते, यात्रा को हर वर्ष की तरह होने देते, तो आज ये तकिया और अलतकिया की अनिवार्यता समाप्त हो जाती। यही विक्टिम कार्ड स्वाइप होता रहेगा। हर बार कोई आरफा आपको यह बता देगी कि उसके 45 साल के जीवन में वर्तमान वाली हिंसा जो है सबसे विकट है, सबसे भयावह है। आपको दिखाया जाएगा कि भाजपा नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, पर बजरंग दल वालों को सड़कों पर लड़ाया जाता है। देयर किड्स योर किड्स का टेम्पलेट लेकर ट्विटर पर दिखाया जाता है कि हिंदू ही दंगाई है। हम भटक जाते हैं और उन्हें इस बात पर घेरने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि योजना किसने बनाई थी? मुसलमानों ने। योजना के लिए सिलेंडर, पत्थर, एसिड और बंदूकें किसने इकट्ठा की? मुसलमानों ने। आगजनी, पत्थरबाजी और गोली चलाने वाले कौन थे? मुसलमान। फिर अपराधी कौन हुआ? अजी हिंदू। क्योंकि सोनिया गांधी भले ही कम्युनल वायलेंस बिल नहीं ला पाई, पर नैरेटिव के युद्ध में वह कानून पूरी तरह से लागू है। आपका यह प्रश्न होगा कि हिंदू करे तो क्या करे? उत्तर यही है कि जब भी ऐसी घटनाएं हो, आप लिखिए, बोलिए, शेयर कीजिए, शब्दों पर नियंत्रण रखिए, बिना नाम लिए प्रश्न पूछिए, पीड़ितों के, मृतकों के बारे में लिखिए, ताकि हिंदू विरोधी दंगों की प्रतिनिधि फोटो में एक हिंदू हो जिसके हाथ पांव काट कर जला दिए गए, न कि एक दाढ़ी वाला मुस्लिम जिसके दुकान के 2 तकिए जल गए। और अंत में AKTK और भारद्वाज ब्रदर्स के गर्वित का आभार कि उन्होंने इस कोलैबोरेशन के लिए हाँ कहा और अपने बहुमूल्य विचार रखे। इसी तरह के और भी कोलैबोरेशंस आपको आने वाले समय में हमारे चैनलों पर दिखेंगे। उनके चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मेवात दंगों पर उनकी कवरेज भी उत्तम श्रेणी की है, आप उसे भी देखें। मेवात नूह गुड़गांव पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट
मैं मेवात हूँ भी आप अवश्य देखें, ताकि आपको पता रहे कि किसने दंगे भड़काए, किसने नैरेटिव बनाया, कौन दंगाइयों के बचाव कार्य में अभी भी लिप्त है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।